नमस्कार, मैं अजीत झा। इस वक्त हम मधुबनी सीट पे के से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। दरअसल ये सीट जो है पहले लगातार भाजपा जीतती रही है, लेकिन इस बार जो है मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसके खाते में ये सीट चली गई है। लेकिन यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वीआईपी के, वो बीजेपी के विधान पार्षद रहे हैं और अभी वही यहाँ से प्रत्याशी है। और आप यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी ही यहाँ से लड़ रही है। सुमन महासेठ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको अजीत जी कि आप मधुबनी में आए। मेरा पहला सवाल आपसे है, सीधा सवाल है, मुंगेर की जो घटना हुई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कल हम पूरा प्रतिक्रिया नहीं देख पाए सूचना, लेकिन मीडिया के जो कुछ लोग बताए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, जो सरासर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो दोषी लोग हैं उस पर सरकार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि पूरी घटना की जानकारी हम नहीं ले पाए चुनाव की व्यस्तता के कारण, लेकिन लगा कि गलत हुआ है। कहीं ना कहीं जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। नहीं, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार रही है। मतलब नीतीश कुमार के साथ भी 15 साल में ज़्यादातर समय आप लोग रहे हैं। इसके बावजूद बिहार में, मतलब ये मुंगेर की घटना पहली घटना नहीं है। पहले भी प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। तो आप लोग फिर सरकार में हैं, तो ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। शुरू से ही ये हम लोग का धारणा रहा है कि जो देश विरोधी शक्ति, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने समाज के अंदर में विष रोपने का काम कर रहे हैं, विदेशी पैसा के माध्यम से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिन्हित भी किया है, ऐसे लोगों को लगाम भी लगाए हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जिस पर सरकार सजग रहना चाहिए, सजग भी है। और लगातार आप देखे होंगे कि 15 साल के से बिहार में एनडीए की शासन है, बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो जी। उस क्रम में आप देखे होंगे कि लालू के राज में जिस ढंग से प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक दंगा, ये अपमान, हिंदुओं के साथ अपमान होना पड़ता था, तो उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण हुआ है। कल की भी जो घटना हुई है, निश्चित रूप से ये बहुत गलत है और जो भी लोग दोषी हों सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। और चूंकि अभी चुनाव का माहौल है तो बहुत माने चुनाव का जो प्रशासनिक, जो चुनाव आयोग का भी रिस्ट्रिक्शन लगता है कि सरकार इसमें क्या बयान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर बयान हम लोग नहीं दे करके, हम लोग सरकार को आपके चैनल के माध्यम से जो सरकार के लोग हैं वो तुरंत कार्रवाई करें, दोषी लोगों को चिन्हित करके, निर्दोष कोई फंसे नहीं, ये भी हमारा है। और कार्रवाई होगी ही निश्चित रूप से। एनडीए सरकार पहले ही से करे कि सबका न्याय के साथ विकास। ऐसा नहीं है कि विकास करेंगे न्याय नहीं करेंगे, न्याय भी होगा और विकास भी होगा। अच्छा, ये जो मधुबनी और दरभंगा ये पूरा इलाका है, इस इलाके में कट्टरपंथ का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है और मधुबनी के सुदूर इलाकों में धर्मांतरण भी एक चुनौती बन के उभरी है। ईसाई मिशनरियाँ लगातार सक्रिय हो रही है। तो एक संगठन के रूप में इन चुनौतियों से आप लोग कैसे लड़ रहे हैं, या आप लोगों के संज्ञान में है भी कि नहीं? देखिए, हम लोग तो सरकार के हर एक नियम को हम लोग करते हैं और जैसी कोई घटना जानकारी होती है तो हम लोग फिजिकल भी जाते हैं, क्योंकि ये प्रलोभन से देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है जो कानून अवैध है जी। और इसके अवैध के ये काम करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। और अभी मधुबनी जिला में भी कई जगह हुई है। हम लोग को जब भी ये जानकारी होती है तो समाज के ऐसे प्रहरी लोग जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं वो आगे बढ़ते हैं, हम लोग का उनका सहयोग रहता है। झारखंड में भी यही स्थिति बनी हुई थी, लेकिन वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से, कई संगठन के, हरि सत्संग के माध्यम से हम लोग उस समाज को जगाए और समाज में चेतना पैदा की कि धर्मांतरण अपराध है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको हम लोगों ने रोका और कानूनी प्रावधान के तहत उनको सजा भी दिलाए हैं। तो बीजेपी सरकार ने कानून भी बनाई है। आप भारत सरकार का भी कानून है कि जबरदस्ती या प्रलोभन देकर के आप धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो भी लोग दोषी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा इसमें समाज के लोगों से भी आग्रह है कि सजग होना पड़ेगा। क्योंकि होता है क्या कि ये आपकी समस्या नहीं समझ कर उसको टाल देते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक कहानी के माध्यम से हम समाज के लोगों को भी कहते हैं कि एक कुआं में एक सांप गिर गया धोखा से और वो प्रतिदिन 3-4 सांप मेढक को खाने लगा। तो सांप, जो मेढक का सरदार था, वो ये तय किया कि हम लोग प्रतिदिन 4 मारे जाते हैं, एक एक अगर उसको देंगे तो हम लोग का वंश बचा रहेगा। और वो निर्णय गलत निर्णय था उस मेढक के लिए। धीरे धीरे क्रमशः करके एक एक मेढक को जब खा लिया तो अंत में सरदार बचा, तो सरदार को भी खा लिया गया। ऐसे लोगों को कुछ हमारे समाज के लोग संरक्षण देते हैं।
तो मैं वैसे लोगों से आग्रह करूंगा कि ये घटना छोटी घटना नहीं है। जिस ढंग से चार तरफ से हम लोग पर जनसंख्या अनुपात को घटाने के लिए आक्रमण हो रहा है, तो हम लोग को सजग होना पड़ेगा और कोई भी इस ढंग का गतिविधि हो तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर हम लोग सजग हों और कानूनी प्रक्रिया के तहत भी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग को सजग रहना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आपके चुनाव पे लौटते हैं, मधुबनी में लौटते हैं। तो पहला सवाल ये है कि आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लोग आपकी पहचान वो रही है, तो वीआईपी से जब आप उम्मीदवार बने हैं तो वो पहचान का संकट लग रहा है क्या? जनसंपर्क कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा कोई संबल का संकट नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता सजग रही है और बिहार तो बदलाव का भूमि रहा है। आपको याद होगा कि 1975 में जब कांग्रेस ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया था, तो जनता बिहार से ही जनता आंदोलन प्रारंभ हुई थी और बिहार की जनता ने उस आंदोलन को सफल करके जो है उस आंदोलन को सफल किया और इमरजेंसी हटाकर 77 में चुनाव हुई और 77 में जितने भी दल के लोग थे सभी लोग एकजुट हुए थे और उसका एक सिंबल बना था चक्र के अंदर हल लिए हुए किसान, जो पहला दिन आया था और बहुत ही कम समय मिला था, बहुत ही कम समय मिला था और चुनाव हुई थी पूरे देश में और उस देश में चक्र के अंदर के हल के लोगों ने पहचाना, ठप्पा लगाया और सरकार भी बनाई। तो बिहार के लोग सजग और सतर्क भी हैं, उनको मालूम है कि एनडीए की सरकार बनाना है बिहार में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसका चुनाव मधुबनी में नाव छाप ही है। कुछ धोखेबाज लोग हैं जो अपना चेहरा को बचाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं जनता जानते। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, आज आप देखे भी होंगे मधुबनी शहर में कई जगह हम बैठक किए हैं, हर एक कोना में जो नाव छाप के लिए लहर है, नीतीश जी के लिए लहर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लहर है। कल पूरे मधुबनी जिला में 5 जगह वर्चुअल रैली हुआ था, जो दरभंगा में कार्यक्रम हुआ था, सभी लोग हजारों की संख्या में थे। तो सजग है, जागरूक है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ लोगों को चूंकि जो शुभचिंतक होते हैं उनको डर लगती है कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं ऐसे शुभचिंतक को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप कर्म कीजिए, आप घर घर में जाकर नाव बताइए जितना आपकी कैपेसिटी है हनुमान जी बनकर के, और निश्चित रूप से बिहार की जनता और मधुबनी की जनता तो हमेशा सजग रही है। यहाँ जो है वीआईपी जीतेगी अपार बहुमत से। अब आपको बता देते हैं कि हम 80 से चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से रहा हूँ और हर एक चुनाव में कोई ना कोई समीकरण रहा जिसके कारण हम जीतते और हारते रहे। इस बार का जो समय उसका मार्जिन ऑफ जीत हार का जो है बहुत पुअर रहा है। कभी बीजेपी यहाँ 600 वोट से जीती है, कभी हम 8000 से हारे हैं, लेकिन इस बार का मार्जिन आप देखने में आइए कि रनर पार्टी जो है और जीत पार्टी के बीच में बहुत बड़ा गैप रहेगा, जो अपने आप में मधुबनी में एक संदेश देगा कि मधुबनी की जनता कैसे उम्मीदवार को खोज रही थी, किस पार्टी को खोज रही है। तो जैसा आपने कहा कि मुकाबला करीबी होता है, तो ऐसे में जो रामदेव महतो बीजेपी के विधायक कई बार रहे हैं, वो निर्दलीय हैं, लोजपा ने कैंडिडेट दिया है, तो ये सब आपका नुकसान है ना सीधे सीधे। देखिए, नुकसान जनता, फिर हम पहले ही बता चुके हैं कि कार्यकर्ता और जनता सजग है। आप हमारे हजारों कार्यकर्ता दिन रात इस काम में लगे हुए, बिना कोई स्वार्थ का, बिना कोई लोभ का, और रामदेव महतो के लिए भी यही कार्यकर्ता लगे हुए थे, जो कार्यकर्ता आज वीआईपी के लिए लगे हुए हैं। रामदेव महतो का जो निर्णय था वो निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, संगठन में जो त्याग दिखाए थे उनके लिए अहित हुआ है। पार्टी को कोई अहित नहीं हो रहा है, कार्यकर्ता लगातार पार्टी के काम में लगा हुआ है। कुछ ऐसे लोग जो नए लोग जुड़े हुए थे, भावना में बह गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो उसके बाद वो भावना में बह कर कुछ गलत डिसीजन लिए थे, लेकिन वो लोग भी पुनः लौट करके जो है आज वीआईपी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ से अभी राजद के निवर्तमान विधायक हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता के बीच की चीज़ों को लेके जा रहे हैं बदलाव के लिए? हम उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के विकास के लिए, कि आप बिहार का विकास चाहिए या 2005 के पहले का बिहार का विनाश चाहिए। आप कल्पना कीजिए अजीत जी कि 2005 से पहले यदि पटना जाना रहता था क्या मन में आती थी, सोच भी नहीं सकता था। नए जनरेशन के लोग को मालूम नहीं होगा, कुछ नए जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं, उनको मालूम नहीं होगा कि यहाँ से पटना जाने के लिए 8-8 घंटे लगती थी, और गांधी सेतु पर जब हम पहुँचते थे तो रुइयाँ खड़ा हो जाता कि 4 घंटा जाम में पहुँचेंगे कि 5 घंटा जाम लगेगा। उस समय में पूरे बिहार में मात्र 4 ही पुलें थी, लेकिन आज क्या है कि हर एक 25 किलोमीटर पुल हमारे पास है, जो हम आराम से चले जाते हैं, पटना पहुंच जाते हैं। मैक्सिमम 2.5 घंटा मधुबनी से लगता है, और पूरे बिहार से सरकार का ये संकल्प है कि 5 घंटा में हमको पटना पहुंचना है, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और हम सफल भी हैं। अब हम पूर्णिया जाना रहता है तो 2.5 घंटा में पहुँचते हैं, अगर हमको किशनगंज जाना रहता है तो 3 घंटा में पहुँचते हैं, जो वहाँ के लोग सोच भी नहीं सकते थे।
और पटना से 5 घंटा में मैंने किशनगंज से पटना 5 घंटा में पहुँचते। तो इसलिए सुदूर क्षेत्र से भी हम लोग इसका व्यवस्था किए हैं। इसलिए विकास के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। समीर महासेठ कोई फैक्टर नहीं है। बिहार का विकास ये सभी जनता को चाहिए, क्योंकि बिहार के विकास के बिना आने वाला भविष्य भी मेरा अंधकार में जिएगा, और वर्तमान भविष्य जो पीछे का जो जनरेशन था, आज बहुत लोग ऐसे जो है पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन वैसी शिक्षा नहीं मिली कि हम आगे कुछ कर सकते थे। नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये जनता भी मानती है कि सड़क पे काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, लेकिन विकास का यही पैमाना नहीं हो सकता है ना हमेशा के लिए। नहीं, विकास अब जैसे रोजगार और जो मधुबनी जिला ये पलायन से भी प्रभावित क्षेत्र है। 1 लाख से ज्यादा वोटर जो है वो प्रवासी इस बार जुड़े हैं, चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है। तो ये सब भी तो मुद्दे हैं ना, इन सब मुद्दों से आप लोग कैसे? नहीं, एकदम आप कहते हैं जो सही है। पलायन कब हुआ? पलायन कब हुआ ये बताइए पहले। पलायन कब हुआ? 1995 से लेकर 2005 के बीच में हुआ, ठीक है। उसके बाद आज बिहार की स्थिति क्या है? आज बिहार का जो विकास दर है वो क्या है? उस समय क्या थी? उस समय 2005 से पहले 3% थी, 2% थी। उस समय बिहार का बजट क्या था? उस समय बजट था 5,000 से प्रारंभ होता था, 25,000 पर खत्म हुआ। तो सारी बातों को हम बता, पहले बात सुनिए तो सही, सुनने का भी शक्ति रखिए, क्योंकि आपका काम है पूछना, मेरा काम है जवाब देना। आप संतुष्ट नहीं हो, हम तो संतुष्ट हैं। आज बिहार का विकास दर लगातार 2015 साल से, मतलब 15 साल से लगातार दहाई अंक में है। विकास दर का क्या पैमाना होता है आप बताइए, आप पत्रकार हैं, लेकिन चूंकि आपसे हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। विकास दर का मतलब होता है कि यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ना, जो स्थानीय लोग हैं उसकी आमदनी बढ़ना। तो आमदनी ऐसे ही थोड़ी बढ़ती है। आज रोजगार बढ़ा है। आप 2005 में कई इंडस्ट्री था बिहार में? सीमेंट का 1 इंडस्ट्री था। आज कितने इंडस्ट्री हैं? पूरे 8 इंडस्ट्री हैं। अब कुटीर उद्योग का क्या स्थिति थी? आप बिहार में सभी कुटीर उद्योग बंद हो चुके थे। आज आपके केवल कोरोना के महाकाल में 250 क्लस्टर आपका प्रारंभ हुआ है उद्योग के लिए। तो पलायन, जनसंख्या बढ़ी है और आप पलायन की बात करते हैं। आपके बिहार में झारखंड के लोग हैं कि नहीं हैं? आपके बिहार में बंगाल के लोग हैं कि नहीं हैं? आपके बिहार में किस प्रदेश के लोग नहीं हैं? ये सतत चाणक्य ऋषि का, चाणक्य ऋषि का एक श्लोक है कि माने नौकरी करने वाले के देश प्रदेश कोई दूरी नहीं होती है। तो हम लोग उस ऐतिहासिक पुरुष को मानते हैं। तो इसीलिए ये मुद्दा उठाना कि पलायन है, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्षमता है, हमारे क्षमता का लोग दोहन कर रहे हैं, और हम उस अपने सपना, क्योंकि यहाँ की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मेरे पास मैन पावर है। और आप देखे होंगे कोरोना के बाद हवाई जहाज़ भेजकर लोग ले गए मेरे स्किल्ड लोगों को। तो आप इसको पलायन कर सकते हैं क्या? कि उनकी मजबूरी है कि हमारे लोगों को ले जाते हैं। ये पलायन नहीं है, ये रोजगार का है। कि रोजगार के लिए कहा गया है, ऐतिहासिक ऋषियों ने कहा है कि रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आप सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते होंगे, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि एक जो माने ब्राह्मण थे, नौकरी माने कमाने के लिए प्रदेश गए थे, और प्रदेश से जब लौट रहे थे तो कुछ प्रदेश से लौटे। तो आपको मालूम है कि प्रदेश जाने की परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, ये ऐतिहासिक परंपरा रही है। इसलिए इसको आप नकार नहीं सकते हैं, इसको पलायन नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रतिभा का लोग को आकर्षित है विश्व के हर एक कोना में। हम लोग जब जाते हैं तो कई विदेश में भी यात्रा की है, तो अपने लोगों को जब खोजते हैं तो हम क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात को रखते हैं। तुरंत 2-4 लोग घेर लेते हैं कि हम भी यहाँ के बिहार के अच्छी। तो ये इसका मतलब वो गलत जगह नहीं गया है, वो अपने बिहार को समृद्ध करने के लिए, अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, हम अब आखिरी सवाल की ओर आते हैं। अगर मधुबनी की जनता आपको चुन लेती है तो आपका विकास का एजेंडा क्या है? यहाँ पर क्या देखने को? देखिए, विकास का एजेंडा सरकार तय करती है, पूरे बिहार का विकास का। आज आप देखे होंगे कि केंद्र की और राज्य सरकार ने मिलकर जो विकास का एजेंडा तय किया था कि हम 1000 के दिन में सबके घर में बिजली पहुँचाएंगे, पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई? सरकार ने तय किया था कि हम सबसे पहले पर्यावरण को दूषित हो रहा है तो हम 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे पूरे इंडिया में 3 साल के अंदर में। आज बिहार में भी लगभग हमको लगता है कि 80 लाख के आसपास गैस कनेक्शन है। ठीक है, ये पहुंची प्रदूषण रोकने के लिए। ये सरकार विकास, ये विकास नहीं है क्या? घर घर बिजली पहुंचाना विकास नहीं है क्या? घर घर नल से जल पहुंचाना विकास नहीं है क्या? आज हर एक हेडक्वार्टर में हम इसको ITI सेंटर खोल रहे हैं, हर एक प्रखंड में, ये विकास नहीं है क्या? हर एक जिला में हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, विकास नहीं है क्या? आज़ादी 2005 से पहले, आज़ादी से लेकर 2005 तक आपका एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था।
अंग्रेज के ज़माना में जो मेडिकल कॉलेज खुला था वही मेडिकल कॉलेज आपको 2005 तक रहा। आज आपके पूरे 22 मेडिकल कॉलेज 15 साल के अंदर में जो या तो बन गया है या बनने की प्रक्रिया में है, और या फिर आपको आने वाले 2 साल में तैयार होगा। तो ये विकास नहीं है क्या? आप हॉस्पिटल में जाते थे, दवा नहीं मिलती थी, आज डॉक्टर मिल रहे हैं, दवा मिल रही है, विकास नहीं है क्या? आप किस क्षेत्र में विकास लगता है कि अवरुद्ध है? बताइए, एक भी क्षेत्र ऐसा बताइए कि जो विकास से अछूता है बिहार में। मैं ये आपके स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ। आपका पंडोल इंडस्ट्रियल एरिया बदहाल है, स्टेडियम जर्जर है, जाम आपके शहर की समस्या है। इससे तो यहाँ के लोकल लोग रोज मैंने आप एकदम इस महत्वपूर्ण विषय को उठाए हैं कि जो स्थानीय समस्या, यहाँ का सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का था जी। जो देखे होंगे 2018-19 के बाद में क्या स्थिति हुई थी पूरे शहर की। लेकिन 2020 में भी अतिवृष्टि हुई है, 2019 से भी अधिक वृष्टि हुई है 2020 में। लेकिन क्या हुआ, 4 दिन के अंदर में शहर का पानी निकल गया। 140 करोड़ रुपए का स्ट्राम वे बन रहा है, जो हमारा किंग्स कैनाल, राज कैनाल और जो वाटसन कैनाल था उसके ऊपर में पूरा सफाई करके उसको डेवलप करके झापा करके वो रास्ता बनेगा और पानी की निकासी होगी। जो छोटी समस्या हैं वो अस्थायी मानव सृजित समस्याएं हैं, सरकार के द्वारा सृजित नहीं किया गया है। तो यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अतिक्रमण की समस्या, जो अस्थायी अतिक्रमण की समस्या है। इसके कारण हम देख रहे हैं, कई बार हम समस्या उठाए, प्रशासन के सामने भी समस्या उठाए, और ये समस्या सरकार के लिए भी है। हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे कि ये समस्या तुरंत समाप्त हो सरकार के माध्यम से, और ये समस्या के समाधान के लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आप ऐसे पहलू को उठाए जो जनता आज खोज रही है। धन्यवाद इसके लिए।